इस वीडियो में जानेंगे हम 5 ऐसे गोल्डन रूल जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन आसानी से ले पाओ। जब भी हम फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसके बाद हमें काफ़ी सारे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस और लेने होते हैं। लाइक कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कौन सी कार लेनी चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, ये काफ़ी एक हेडेक क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ थंब रूल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके इन डिसीजंस को चुटकियों में ले सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। अगर आपने ये पहले क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज़ कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड में एक आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मे बी कल आपकी जॉब चली गई, आपको इंजरी होती है या कोई कोविड जैसी सिचुएशन आती है, तो वहां पर आपको इमरजेंसी फंड प्रोटेक्ट करता है। अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? तो जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, राशन पानी, बिल्स और EMI वगैरह, तो ये जितना भी एक अमाउंट निकलता है एक महीने का, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 महीने का निकलेगा, और अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 महीने का निकलेगा। तो कम से कम आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए और आइडियली आपको 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अब अगर आप इसे इन्वेस्ट करने जाओगे तो ये इमरजेंसी फंड है, इसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा। अब आप इसे अगर सेविंग अकाउंट में छोड़ दोगे तो ये अपनी वैल्यू लूज करने लगेगा। तो बेहतर ये है आप इसकी एक FD क्रिएट करके रख दो, और उसका आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सको। और FD कराने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अपनी वैल्यू लूज नहीं करेगा। FD में से 5 से 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो कम से कम ये इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होता रहेगा। एक ऑप्शन और भी है, लिक्विड फंड। अगर आप चाहो तो उसमें भी इस पैसे को रख सकते हो। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि लाइफ का कभी कोई भरोसा नहीं है, कब आपके साथ क्या हो जाए। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर ये इंश्योरेंस आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए एक तरीके से पैसा देता है। अब टर्म इंश्योरेंस ही काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, और बाकी के जो इंश्योरेंस होते हैं यूलिप वगैरह, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। सबसे ज़्यादा फायदा आपको टर्म इंश्योरेंस में ही मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में आपको कवर कितना लेना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है। आपकी जितनी भी सालाना इनकम होती है उसका 20 टाइम्स आपको एक टर्म इंश्योरेंस में कवर लेना चाहिए। अब सपोज आपकी इनकम अगर 10 लाख होती है तो 20 टाइम्स होता है 2 करोड़ रुपए, तो आपको अपने टर्म इंश्योरेंस में 2 करोड़ तक का कवर लेना चाहिए, जो आपकी फैमिली को सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये मैंडेटरी है, इसको आपको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हमें नहीं पता कल हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, कब हम हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या कोई इंजरी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें भी आप आइडियली 5 लाख तक का कवर ले सकते हो। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है तो फैमिली के लिए और आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 50, 30 और 20। ये क्या है? ये एक लाइक जीरो सम बजट जैसा है। इसमें आप हर चीज़ के लिए पैसा एलोकेट कर देते हो। अब 50 है, जो सपोज आपकी सैलरी जो 100% है, जो सैलरी और इनकम आपकी 100% है, तो जो 50% इसका पार्ट है ये है बेसिक नीड्स, और आपकी जो राशन पानी और बिल्स वगैरह जो होते हैं ये सारे 50% में आपके पूरे होने चाहिए। अब जो 30% है ये आपके वांट्स के लिए, जो भी आप चाहते हो, जो आपकी चाहते हैं, लाइक आपको कोई लैपटॉप लेना है या कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको AC लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी चाहते हैं, तो इनको आप 30% में कवर करोगे, राइट। अब जो 20 है ये क्या है? 20 है जो है आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट। इतना पैसा आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मेरे केस में थोड़ा सा अलग है, मैं 30% इन्वेस्ट करता हूँ, 20% अपने वांट्स पर खर्च करता हूँ। बट आपको आइडियली 20% इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर पाओ। नेक्स्ट है कि अब आपने सारा पैसा कैलकुलेट तो कर लिया कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है, लेकिन अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे? तो इसके लिए एक काफ़ी अच्छा रूल है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ, 100 - X। ना उसमें X क्या है? X है आपकी एज। अब लाइक मैं 23 का हूँ, तो अगर मैं 100 में से 23 को माइनस करता हूँ तो 77 निकल कर आता है। मतलब अब जो मेरा जो 20% इन्वेस्टिंग अमाउंट था, जिसको मैं इन्वेस्ट करने वाला था, उसमें से मैं 77% अपना जो अमाउंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या स्मॉल केस के थ्रू में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं उन्हें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इससे आपको एक जो अमाउंट निकल कर आता है परसेंटेज में, ये वो बताता है कि आप इतना अमाउंट अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है। बाकी का जो अमाउंट है वो आपको बॉन्ड्स में और FD में या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर रिस्क कम होता है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि यार ये तो हम वैसे भी अंदाजे से कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले को जब आप पूरी लाइफ के लिए अप्लाई करते रहते हो तो ये आपकी लाइफ में जो रिस्क है ना उसे कम करता रहता है। क्योंकि जब आप 40 साल के हो जाओगे तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, फिर आपको पैसे की कभी भी कितनी भी ज़रूरत हो सकती है,
तो सपोज अब आप 40 साल के हो गए हो, तो वहां पर ये अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आप 60% पैसा ही अपना इक्विटी में रख सकते हो, 40% अब आपको अपना पैसा ऐसी चीजों में रखना चाहिए जहां पर रिस्क कम है, लाइक गोल्ड है या एफडी है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपनी लाइफ की रिस्क को ओवरऑल कम करते चले जाते हो, तो इससे इन्वेस्टमेंट काफी ईजी हो जाता है आपके लिए। ओके, लास्ट है जो एक काफ़ी इमोशनल डिसीजन होता है हमारे लिए, कि जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है तो अब हमें कार की ज़रूरत महसूस होती है कि अब हमें एक कार लेनी चाहिए। अब कार लेने के लिए हम ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करते और कोई भी कार ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक थंब रूल है, वो है 20, 4 और 10। अब ना जो 20 है ये है परसेंटेज, मतलब आप जो कोई भी कार लेने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपके पास 20% उसका डाउन पेमेंट है? अगर है तो फिर है आगे जो 4 है ये है टाइम, मतलब आप जो भी कार लेने जा रहे हो ना उसका 4 साल से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। नाउ जो 10 है वो है परसेंटेज, मतलब आपकी जो भी मंथली सैलरी होती है उसका 10% ही आपकी EMI में जाना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके तो आपको लगेगा कि फिर तो मैं यार एक अल्टो ही ले सकता हूँ या नैनो ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर और कोई लोन नहीं है तो ये 10% वाला जो अमाउंट है इसे आप 15% तक ले जा सकते हो। आप अपनी सैलरी का 15% आप अपनी कार की EMI के लिए एलोकेट कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर और कोई लोन नहीं होना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की कुछ थंब रूल्स के बारे में जिनको अप्लाई करके आप अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन को और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस को आसानी से ले सकते हो। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।